गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 2 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागाज इशू के बारे में। क्योंकि मणिपुर में देखिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके ही अराउंड जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो आप जो वहाँ पे जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं, इस तरह की जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, इंसर्जेंसी होती है, उसी के रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है एक नागा मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्चुअली यहाँ पे नागा मूवमेंट ही है। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिटेल आपको मैं यहाँ पे दूंगा। अगला जो आर्टिकल रहने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर देखिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होने वाले हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होने वाले हैं। इन इम्पैक्ट्स के बारे में आज हल्का सा बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये भी जो है पहले वाले टॉपिक का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भैया ये जो मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं बाहर डॉक्टरी करने के लिए, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। फिर बात करेंगे इंसर्जेंसी इन मणिपुर। देखिए, आपको मैंने बताया कि मणिपुर में इलेक्शन चल रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है आप नागा इशू को भी पढ़ते हो, क्योंकि नागा और कुकी ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइब हैं। तो जो कुकी ट्राइब है, उस वाली की जो मूवमेंट चलती है वो चलती है मणिपुर में, और जो नागा जो मूवमेंट है वो मणिपुर में भी चलती है और नागालैंड में भी चलती है। और इस समय मैं नागालैंड में ही हूँ। जो एक्चुअली मैं आपकी क्लास कर रहा हूँ, ये मैं आपकी क्लास कोहिमा से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कई लोगों से मुझे बात करने का मौका मिलता है, जो इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ अपनी यहाँ की लोकल जो यू नो यहाँ की जो नॉलेज है इस पूरे मामले में वो बताते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव वो भी आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। अगली जो न्यूज़ है वो है आईपीसीसी की रिपोर्ट। एक्चुअली कल वाला जो टॉपिक था उसी का ही रिपीटेड टॉपिक है। थोड़ा बहुत चेंज इसके अंदर किया गया है। पता नहीं है द हिंदू वालों ने ऐसा क्यों किया, एक ही टॉपिक को दो दो बार रिपीट कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कल इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। आईपीसीसी के बारे में आपको बताया था, उस रिपोर्ट के बारे में पूरा आपको बताया था, है ना। पूरी पूरी चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से की थी। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना। हम लोगों ने कल बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें क्या होता है, जो थर्मोमीटर होता है, जब आप उसके ऊपर जो है एक वेट क्लोथ उसके ऊपर जब लपेट देते हो, उसको ढक देते हो, तो उसमें से जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग इम्पैक्ट आता है। इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल वाले आर्टिकल से। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया एंड यूक्रेन, देखिए दोबारा से, क्योंकि देखिए जब जब दो पावर्स के बीच में आपस में झगड़ा होगा, तब तब वहाँ पे जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की चर्चा होगी। इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक फाउंडिंग मेंबर है, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम जब लोग बात करेंगे कि भैया जो प्रेजेंटली यूक्रेन के अंदर क्राइसिस चल रहा है, इंडिया ने यहाँ पे क्या एक्शन लिया है, क्यों लिया है, और इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, उसको थोड़ा देख लेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा फ्रंट पेज देख लेते हैं द हिंदू का क्या कहता है। देखिए आपके सामने जो है वो है फ्रंट पेज है और यहाँ पे बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि इंडिया के एक स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका से बिलोंग करते थे, और इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई वहाँ पे। जो रशिया के में जो आर्मी है, उसकी जो फोर्सेस हैं, वो अटैक कर रही थी यूक्रेन के ऊपर, तो उनकी जो है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। वहाँ पे एक सिटी है खारकीव करके, ठीक है, खारकीव। और ये जो है रशियन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही पड़ता है। तो इस खारकीव सिटी में इनका कहना है कि भैया अभी भी 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो इसी सिटी में फंसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और उनका क्या फ्यूचर होगा ये भी बड़ा एक डाउट वाला होता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हमारे कुछ मिनिस्टर्स को भी वहाँ पे भेजा है, अपने बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी भेजा होगा डेफिनेटली, और वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे करके। लेकिन आपको पता है ना कि जब वॉर होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ ना उथल पुथल हो जाता है। तो उसी उथला पुथली में आप समझ में नहीं आता क्या स्टेप लें क्या ना लें, कोई आपकी सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, गलत रिपोर्टिंग होती है, फेक न्यूज़ होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक डर का माहौल भी होता है। तो उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सही स्टेप लेना। या फिर ऐसा होता है बहुत बार आप कोई स्टेप सोच के चलते हो कि मैं ये स्टेप लूँगा, लेकिन आप चीज़ नहीं ले पाते क्योंकि सिचुएशन वहाँ पे आपके हिसाब से नहीं होती है, आप चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। खैर सरकार कोशिश पूरी कर रही है और बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग ला भी रहे हैं। और इवन इंडिया की सरकार ने तो ये भी कहा है, हमारी सरकार ने, कि हम लोग सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं
उनको भी रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन कम से कम मौका तो मिले उनको, कम से कम एक थोड़ा वहाँ पे शांति का माहौल तो बने। देखिए इतनी इस बात की गारंटी है, अगर 2 दिन का भी वहाँ पे सीज फायर हो जाता है, ओनली फॉर 2 डेज, 2 दिन में हम लोग अपने सारे सिटीजन को वहाँ से आराम से निकाल लेंगे। अब यही जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है ना, यही प्रॉब्लम चाइना भी फेस कर रहा है, दूसरी कंट्री भी फेस कर रही हैं। तो पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, इन सभी कंट्री के साथ इंडिया बातचीत कर रहा है, और लेट्स होप कि हमारे स्टूडेंट सभी सही सलामत सेफ्टी के साथ इंडिया में वापस आ जाएंगे। चलिए, रशियन ब्लिज स्टॉल्स इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन फ्रॉम द यूक्रेन सिटी, ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया। तो देखिए जैसे ये आपका यूक्रेन है, ठीक है, यहाँ पे जो सिटी है वो है खार्किव, जहाँ पे इनकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। और इसी से 40 किलोमीटर दूर यहाँ के रशिया के तरफ एक और सिटी है जिसका नाम है बेलगोरोड, ठीक है, इसका नाम है बेलगोरोड। तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो इस समय गए हैं कहाँ पे, बेलगोरोड में। इनका ये अनुमान था कि वो लोग खार्किव से अपने स्टूडेंट को बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे मंगवा लेंगे, क्योंकि देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि वो मुंह उठा के चले गए होंगे, पहले उन्होंने रशियन ऑफिशियल से बात किया होगा ना, उनको इनविटेशन मिला होगा, उनका वीज़ा भी लगवाया होगा, टिकट भी लिया होगा, सारे पेपर वर्क भी हुआ होगा, तभी तो गए होंगे यहाँ पे। अब वो यहाँ जाके बैठे हुए हैं होटल के अंदर, लेकिन खार्किव में हमारे 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि यहाँ पे इनको हम लोग बस में बैठा के, यहाँ पे बस में ट्रेन में जैसे भी करके इनको यहाँ पे लेके आएंगे। अब वो चले तो गए वहाँ पे, लेकिन समस्या शुरू हो गई, क्योंकि खारगिव के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ गया है, और हमारे स्टूडेंट इस समय यहीं पे ट्रैप हो गए हैं। और यहाँ से ये जो बॉर्डर है, पोलैंड वाला बॉर्डर, वो भैया बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये खार्किव से स्टूडेंट यहाँ पे निकल के नहीं जा सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि शक्तिमान तो नहीं है कि एकदम से निकल के चले जाएंगे भैया यहाँ से यहाँ। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन सर्विस भी नहीं है, कोई बस सर्विस भी नहीं है, तो पैदल कैसे जाएंगे। और मान लो आप पैदल यहाँ से चल भी दिए, ये सोच के कि चलो भगवान भरोसे निकल जाते हैं, कभी तो पहुँचेंगे, तो बीच में फिर वो शेलिंग भी हो रही है, बीच में जो है लड़ाई भी हो रही है, उसमें फंस गए तो क्या होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं एक्चुअली, वहाँ पे बहुत डरे हुए हैं सभी लोग। और लेट्स होप कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ठीक ठाक हो जाए। थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे इकोनॉमी सेक्शन से, न्यूज़पेपर से ही थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर आर्टिकल्स में जाएंगे। यूक्रेन वॉर विल लिफ्ट इम्पोर्ट बिल, वाइडन करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए तो इस टर्म में क्या है, यहाँ पे आपको एक टर्म मिल रही है करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब आपको पता ही है ना, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो होता है डेफिसिट। भैया जब आपकी इनकम होती है 2 पैसे की और आप खर्चा करते हो 4 पैसा, वो होता है डेफिसिट। करंट अकाउंट का मतलब होता है जब हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को काउंट करते हैं, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को काउंट करते हैं तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया कैसी कंट्री है, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें पैसा चुकाना पड़ता है, तो वो हमारी आउट गोइंग हो गई, और जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हमें पैसा मिलता है, तो हमारी इनकमिंग होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी आउट गोइंग ज़्यादा है, इनकमिंग कम है, जिसकी वजह से हमारा जो है खर्चा ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम होती है, ये होता है डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो यूक्रेन में जो इशू चल रहा है ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात तो जो क्रूड ऑयल है वो महंगा होगा, नेचुरल गैस महंगी होगी, जेम्स महंगे होंगे, ज्वेलरी महंगी होगी, फर्टिलाइज़र महंगा होगा, एडिबल ऑयल महंगा होगा। अब ये जब सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ये पहली बार हमारा जो है बिल 600 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर गया है, ठीक है, खासकर एडिबल और फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके लिए हम लोग काफ़ी हद तक यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, इनका कहना है कि अगर डॉलर मतलब अगर ऑयल की प्राइस अगर पर बैरल अगर $5 भी इंक्रीज हो जाता है, सिर्फ $5 पर बैरल, इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट बिल है वो $6.6 बिलियन बढ़ जाता है। इंडिया इतना ज़्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी तो पूरी ऑयल इंडस्ट्री, हमारी तो पूरी इकॉनमी ही ऑयल के ऊपर टिकी हुई है ना, और ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऑयल हम लोग प्रोड्यूस ही नहीं करते, बहुत कम करते हैं, 80% से ज़्यादा तो हम लोग इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली वो भी महंगे होंगे जब पेट्रोल महंगा होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर। लेकिन हर चीज़ें नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दोस्तों यहाँ पे होने वाले हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आईटी जॉब्स। यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन एक ग्लोबल डिलीवरी लोकेशन मानी जाती है आईटी सर्विसेज के लिए और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए। तो
बहुत सारे लोग यूक्रेन में इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग। अब यूक्रेन में तो चल रहा है बहुत बड़ा इशू, तो वहाँ की तो इंडस्ट्री हो गई ख़त्म, लगा। अब ये समझ लीजिए कोई यूक्रेन से 80,000 से लेके 1 लाख तक हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो जॉब्स अभी इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी, यूक्रेन से, बेलारूस से, रशिया से। तो इंडिया में जो है आईटी इंडस्ट्री अभी बूम करने वाली है, क्योंकि ये सारी जॉब आएंगी इंडिया में। और ये ध्यान रखो, ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, मतलब जो इनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। तो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, रिटेल, ऑटोमोबाइल हो, बैंकिंग हो, आईटी हो, ये थोड़ी जॉब्स इंडिया में आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है ना, इंडस्ट्री वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे कहता है इन्वेस्टमेंट वाया पी नोट ड्रॉप्स। तो भैया इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया पी नोट के द्वारा। अब ये पी नोट क्या होता है? देखिए, पी नोट का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब आप ये समझ लीजिए कि मान लो किसी फॉरेनर को, मान लो टॉम क्रूज को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा? वो भैया सेबी के पास जाएगा सीधा, सेबी को बोलेगा कि मेरे पैसा इन्वेस्ट करना है, रिलायंस कंपनी के अंदर शेयर खरीदने, या खरीद दो। ये तो ये तरीका होता है। लेकिन वो सेबी के साथ जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो वो इसको कैंसिल कर देता है। दूसरा चीज़ ये होती है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जिनके ऑफिस फॉरेन कंट्री में खुले होते हैं, वो इन कंपनीज के पास जाते हैं और इनको बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे इंडियन कंट्री में जो है कंपनी से इन्वेस्ट करना है, शेयर्स मुझे परचेज करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा ग्रो करेंगी, लेकिन मुझे सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना। तो क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं? वो बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती हैं, ये शेयर्स इंडियन मार्केट से खरीद लेती हैं और उससे फर्दर टॉम क्रूज को बेच देती हैं। अब हुआ क्या कि टॉम क्रूज को सेबी के साथ खुद को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कर दिया। इसे कहते हैं पी नोट इन्वेस्टमेंट। तो पी नोट इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली बहुत बार क्वेश्चन मार्क भी उठते हैं कि हो सकता है इसमें कोई काला धन लगा हो सकता है इसमें कोई टेररिस्ट की पैसा भी लगा हो, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है पी नोट्स को ट्रेस करना। तो सरकार और आरबीआई जो है इसके ऊपर धीरे धीरे शिकंजा कसने की कोशिश करती है। तो उसी की वजह से जो है अभी पी नोट की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 87,989 रुपीज़, ठीक है जी। चलिए, ये तो हो गया पूरा कुछ आपके आर्टिकल। आज खास बात क्या हुई? लेकिन खास बात से पहले आपको क्या बोलना चाहूँगा मैं, देखिए, आप रोज़ न्यूज़पेपर देखते हो, बड़ा मेहनत करके आपके लिए बनाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, अपलोड किया जाता है, सारी चीज़ें करते हैं, तो कम से कम आपसे लाइक एक्सपेक्ट करते हैं और एक अच्छा सा कमेंट भी एक्सपेक्ट है। देख, कमेंट अच्छा एक्सपेक्ट हम नहीं करते इन द सेंस कि कोई चीज़ आपको अगर कमी लगती है, ख़राब लगती है, तो वो भी आप फीडबैक में बता सकते हो कि ये चीज़ मुझे आज पसंद नहीं आई। कोई चीज़ अगर आप अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट भी आप कर सकते हो, एक कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते हो। तो अप्रिसिएशन भी ज़रूरी होता है और आपकी फीडबैक भी ज़रूरी होती है, तो वो आप ज़रूर करें। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक ठोक दो, क्या जैसे सिद्धू जी कहते हैं ना, ठोको लाइक। आप भी लाइक ठोक दो और एक आधा कमेंट भी ठोक दो, फिर आगे करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो क्या था आज के दिन? सरोजनी नायडू जी, इनकी आज के दिन डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेटली। 70 साल की थी ये जब इनकी डेथ हुई थी। और एक बहुत ही विजनरी लीडर रही हैं, कांग्रेस की लीडर रही हैं, इंडिपेंडेंस में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया, फ्रीडम स्ट्रगल में। और पहली महिला ऐसी थी जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। 1925 में कानपुर जो सेशन था उसको इन्होंने हेड किया था, प्रिजाइड किया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सोच के देखिए, आज से लगभग 100 साल पहले एक महिला, वो इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। बहुत बड़ी बात है। 100 साल पहले, आज भी महिलाओं को हम लोग प्रमोट नहीं करते, और उस समय तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि महिलाओं की समाज में क्या स्थिति रही होगी। उस समय अगर कोई महिला प्रिजाइड कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली इस खबर को हर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने भी छापा था, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1931 में, जो कि लंदन में हुई थी, वहाँ पे भी गई थी, गांधी जी भी गए थे वहाँ पे, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, और आज़ादी के बाद ये आगरा और अवध की गवर्नर भी बनी, जिसको बाद में जो है मिला के हम लोगों ने ये उत्तर प्रदेश बनाया, टोटल उत्तर प्रदेश, ठीक है। और 13 साल की उम्र में भैया इन्होंने 1300 लाइन्स की पोएम लिखी थी।
ये बात मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, बचपन से भी, कि यार वो 1300 लाइन की जो है पोइम कैसी होगी, लेकिन कभी खोज ही नहीं पाया उसको मैं। तो कोशिश करूँगा कि इंटरनेट पे उस पोइम को खोजा जाए कि एक 13 साल की लड़की ने किस तरह से इतनी बड़ी पोइम लिखी होगी। हम तो 13 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, है ना, कोई नाक में उंगली डाल के घूम रहा है, कोई ऐसे इधर उधर घूम रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ होश ही नहीं था 13 साल की उम्र में हमें तो। फर्स्ट मतलब आप ये समझ लीजिए कि 13 साल की उम्र में बच्चा जो है कौन सी क्लास में होता है, 7वीं 8वीं क्लास में होता है। उस समय इन्होंने 1300 लाइन पोइम लाइन लिखी थी, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत अच्छी फैमिली से आती हैं, एक जानी मानी फैमिली है इनकी। इनके फादर जो थे, अब भैया इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, डॉक्टरेट करके आए थे, और जो हैदराबाद में जो निज़ाम कॉलेज है वो इनके फादर ने ही एस्टेब्लिश किया था। बहुत एक रिनाउंड फैमिली से, बहुत लिबरल फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से आई हैं, और इन्होंने आगे जाके ग्रो किया। तो ये तो सरोजिनी नायडू जी के बारे में था। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है मामला। नागा हिल्स इन मणिपुर अवेट द रिटर्न ऑफ द मीवा। ये मीवा जो है एक पर्सन का नाम है, ठीक है। ये मीवा जो है एक पर्सन का नाम है, जिन्होंने NSCN, ठीक है, आइजैक मीवा। तो इसमें आई जो एम है ना, ये मीवा के नाम से ही है। तो ये थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, देखिए इनकी फ़ोटो भी है यहाँ पे। ये है आइजैक मीवा। इस समय ये लगभग 90 साल के हैं, ठीक है, 90 साल के हैं। और ये एक ग्रुप को लीड करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप को लीड करते हैं। उस ग्रुप का नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, आइजैक मीवा। तो ये जो आइजैक थे ये तो अलग थे, इनकी डेथ हो गई है। ये मीवा जो है अभी भी जिंदा हैं। और ये दोस्तों एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कर रखा है बैन, क्योंकि ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में, आर्मी के अगेंस्ट में, सिक्योरिटी पर्सनल के अगेंस्ट में वायलेंस करते हैं। क्योंकि ये सेपरेट नागालैंड की बात करते हैं, ये एक सेपरेट नागालिम की बात करते हैं, ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो मणिपुर में, नागालैंड में, उधर जो नागा लोग रहते हैं, ये उनको जोड़ के एक बड़ा स्टेट बनाएं, बिल्कुल कंट्री बनाएं। ये वैसे इंडिया का पार्ट ही नहीं होना चाहते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े लीडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और सरकार लगातार इनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, भैया थोड़ा पीस का माहौल बनाया जाए। तो आप थोड़ा अगर यहाँ पे देखोगे तो देखिए, ये है नागालैंड का यहाँ पे मैप है, और ये है दीमापुर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है कोहिमा। तो इस समय जो मैं ये बैठ के क्लास कर रहा हूँ कोहिमा से कर रहा हूँ। और नागालैंड में जितने लोग रहते हैं सबको नागा ही कहा जाता है। तो नागा कोई पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है, बेसिकली नागा एक एथनिक ग्रुप है, और उस एथनिक ग्रुप के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो जो लोग नागालैंड में रहते हैं उनको सबको नागा कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नागा शायद एक सेपरेट ट्राइब होती होगी, नहीं नहीं, ये ट्राइब नागा एक एथनिक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं। अब इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे मणिपुर, है ना। तो नीचे जो है हमारे पास मणिपुर का मैप है। मणिपुर में जो है ये है उखरुल डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आइजैक मीवा हैं ये उखरुल डिस्ट्रिक्ट से ही एक्चुअली बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये अपने वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंड है। ये बात आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन कौन है जिसकी फ़ोटो हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है? देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने ये पूरी नागालैंड मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है, पूरी नागालैंड मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये शुरुआत हुई एक्चुअली इंडिपेंडेंस से पहले। इनका नाम है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है फिजो, ठीक है, इनका नाम है फिजो। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही ये अपनी सेपरेट नागालैंड कंट्री की बात करते थे। लेकिन हुआ ये कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, हम लोग एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जिसे कहा गया नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल। बाद में इंडिया की सरकार के साथ इनके झगड़े हुए तो ये जो है लंदन चले गए, और बहुत सालों तक लंदन में ही रहे, और उन्होंने वहीं से इस पूरी मूवमेंट को देखा, इसको ऑब्जर्व किया, ऑर्डर दिया, जो भी करना था। बाद में इनकी जो मूवमेंट थी वो दो हिस्सों में बंट गई, दो ग्रुप में बंट गई। एक ग्रुप को कहा गया NSCN आइजैक मीवा, जिसके ये वाले लीडर हैं, इधर वाले, है ना, एक लीडर ये हैं। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा जाता है NSCN खापलांग, है ना। जैसे कांग्रेस अलग अलग भागों में शिफ्ट हो गई, एक कांग्रेस इंदिरा बन गया, है ना, एक कांग्रेस दूसरा बन गया, ये इसी तरह से हुआ। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का स्प्लिट हो गया। तो खापलांग अपने लोगों को अलग लेके चले गए, और ये आइजैक मीवा जो है अलग लेके चले गए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वायलेंट ग्रुप है वो है ये इन वाला ग्रुप है, आइजैक मीवा वाला ग्रुप है। और खापलांग ग्रुप वाले जो है अभी इतने ज़्यादा वायलेंट नहीं हैं, तो इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है। तो ये जो है बनता है पूरे का पूरा मामला।
तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है वो है नागा मूवमेंट, लेकिन ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से, उखरुल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में ही ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सरकार लगातार कोशिश करती है कि इनके साथ कुछ शांति का माहौल बनाया जाए। उसी डायरेक्शन में सरकार ने कई सारे इनके साथ अग्रीमेंट किए हैं। तो एक अग्रीमेंट हुआ था शिलोंग अग्रीमेंट 1975 में, एक फिर सीजफायर अग्रीमेंट हुआ 1997 में, जिसको बाद में ब्रोक कर दिया गया। फिर हुआ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट 2015 में। ठीक है, इसमें जो है, जो मणिपुर की सरकार है, नागालैंड की सरकार है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो आर्मी है, उन्होंने सभी ने बैठ के इस अग्रीमेंट को किया था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए यहाँ पे शांति का माहौल बना हुआ था। ठीक है, लेकिन थोड़े समय पहले ही वहाँ पे 13 सिविलियंस की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मामला यहाँ पे दोबारा से बिगड़ गया है। क्योंकि दोस्तों ये जो अग्रीमेंट हुआ था, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सभी लोगों ने अपने हिसाब से किया। ठीक है, ये जो आइजक मीवा जी हैं ये उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो गई है प्रॉब्लम क्रिएट। तो नागा, ये जो मूवमेंट है, आइजक मीवा वाला ग्रुप है, ये चाहते हैं कि इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो और इनका एक सेपरेट फ्लैग हो। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मानने से कर दिया है मना, बोला ये तो भैया नहीं हो सकता। हाँ, आपको हम लोग एटोनमी दे सकते हैं, लेकिन फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट नहीं होगा। तो उसी को लेके पूरा मामला फंसा हुआ है। तो मणिपुर में इस समय जो इलेक्शन है, तो ये मुद्दा भी थोड़ा सा इस समय वहाँ पे गर्मा गया है, तो इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में था, आई थॉट के चलो आपको करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं, IT जॉब्स वगैरह। मेडिकल स्टूडेंट जो है वो स्टेयर एट द ब्लीक फ्यूचर। देखिए इंडिया से, देखिए इंडिया में तो यार मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है ना, ये आप सबको पता होगा। अगर आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है ना, आपको भी इस बात का पता होगा। अगर आपने प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज से इंडिया में अगर आपने MBBS की पढ़ाई की है, मेडिकल की पढ़ाई की है, तो आपको पता है कि खर्चा कितना आता है भैया, 80-90 लाख रुपए, कई बार तो इससे भी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। आप सोच के देखिए, 5 साल आपने MBBS किया और 90 लाख, 1 करोड़ रुपये आपने खर्चा किया, है ना, इतना महंगा है। तो मिडिल क्लास का बच्चा तो नहीं कर पाएगा ना यार, मिडिल जो क्लास है वो तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज लोग ही कर पाएंगे। जिसके पास ज़मीन जायदाद है वो बेच के करवा सकते हैं अपने बच्चों को, जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं वो करवा सकते हैं, है ना। आम आदमी मेरे जैसा तो नहीं करवा पाएगा। तो बहुत ज़्यादा है महंगी। उसके अलावा सीट्स हैं बहुत ज़्यादा कम, और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, तो जो कि बहुत महंगी हैं। गवर्नमेंट की कॉलेज तो गिने चुने ही कॉलेज हैं हमारे यहाँ पे। तो इसकी वजह से इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कुछ लोग रशिया में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, है ना, यूक्रेन में जाते हैं, बेलारूस में जाते हैं, कजाकिस्तान में जाते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं। तो चाइना वाला एंगल भी इस समय फंसा हुआ है, और कजाकिस्तान, और सॉरी इसका यूक्रेन वाला भी फंसा हुआ है। यहाँ पे अब दो समस्याएं हैं हमारे पास, ये हैं कि चाइना ने, हुआ ये कि तब चाइना से कोविड के समय में जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो इंडिया में आ गए थे। अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन चाइना उन स्टूडेंट को वापस नहीं बुला रहा है। भैया उनका कोर्स तो कंप्लीट करवाओ कम से कम। तो जो बेचारे सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, वो तो लटक गए, उनकी डिग्री नहीं हो पा रही है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। वही सेम चीज़ जो है यूक्रेन में होगी। यूक्रेन में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी वो यूक्रेन से आ गए, यूक्रेन के कॉलेज तो हो गए बर्बाद, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बर्बाद हो गया। अब इनका फ्यूचर का क्या होगा ये किसी को नहीं पता, कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। समस्या यहाँ पे ये है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट्स होती हैं MBBS वाली, उन सीट्स की जो फीस है, उनमें से 50% जो सीट्स हैं उनकी फ़ीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितनी रखी जाए। इससे क्या होगा, एजुकेशन थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को ओपन कीजिए, है ना, और ज़्यादा कॉलेज ओपन करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, तब जाके जो है इस समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हो सकता है। 2 दिन पहले मोदी जी ने भी बयान देके कहा था कि इंडियन स्टूडेंट को जो है इंडिया में पढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन बयान देने से क्या होता है भैया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ना तभी तो कुछ होगा ना। कॉलेज खोलिए, फैसिलिटीज़ बनाइए, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। मन किसका करता है बाहर जाने का? कोई वो पागल थोड़ी है वहाँ पे यूक्रेन में जाके MBBS कर रहा है। अगर यूक्रेन में MBBS देखो 25-30 लाख रुपए में हो जाती है, 40 लाख मान लीजिए, इंडिया में होती है 90 लाख, 1 करोड़ रुपए में। तो इतनी महंगी एजुकेशन है, तभी तो बेचारा वो वहाँ जा रहा है ना। वो मजबूरी में ही तो जा रहा है, वो मज़े लेने के लिए थोड़ी जा रहा है कि भैया यहाँ पे सीट खाली पड़ी हुई है, मैं तो यूक्रेन जाके MBBS करके आऊँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये थोड़े से रीज़न जो है सरकार को थोड़ा देखने पड़ेंगे।
हिस्ट्री ऑफ द कुकी इंसर्जेंसी इन मणिपुर। देखिए मणिपुर क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है तो मणिपुर को लेके एक और कई सारे ग्रुप हैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ को लेके थोड़ी इंसर्जेंसी वाला माहौल है। इनमें से एक जो ग्रुप है वो है कुकी। तो कुकी एक्चुअली जो ट्राइब है ना वो मणिपुर के अंदर पाई जाती है, लेकिन सिर्फ मणिपुर में, हालांकि मेजोरली जो है मणिपुर में ही है। उसके अलावा मिजोरम में और आसाम में भी कुकी ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो कुकी जो है ना ये एक एथनिक ग्रुप है और इसके अंदर कई सारी मल्टीपल ट्राइब्स हैं। जैसे नागा है, नागा भी एक एथनिक ग्रुप है जिसमें मल्टीपल ट्राइब्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाए जाते दोस्तों, म्यांमार के कुछ एरियाज में भी कुकी जो है ट्राइब्स पाई जाती है। और बांग्लादेश में भी जो चिट्टगोंग हिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सिलेट जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली चिट्टगोंग वाले रीजन में, चिट्टगोंग में, सिलहेट में, वहाँ पे भी कुछ कुकी पॉपुलेशन पाई जाती है। और जो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन है उसका 30% के लगभग जो है वो कुकी पॉपुलेशन है। तो मतलब एक अच्छा खासा परसेंटेज है इनका। मणिपुर में और भी ट्राइब्स पाई जाती हैं, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे। मेतीज वहाँ पे पाए जाते हैं, है ना, पंगल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जो मेती मुस्लिम्स होते हैं उनके पंगल्स कहा जाता है। उसके अलावा वैष्णवाइट हिंदूज भी वहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। नागा लोग भी रहते हैं, तो मणिपुर में नागा लोग भी रहते हैं, मेती भी रहते हैं, पंगल भी रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो ये तो हो गया पूरा मणिपुर का थोड़ा बहुत पॉपुलेशन का हिसाब किताब। अब ये बात करते हैं मूवमेंट की, ये तो कुकी लोग जो है वो सरकार से नाराज़ क्यों हैं, उन्होंने क्यों हथियार उठा लिए, क्यों सब जो है इंडियन गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, वो थोड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको जो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक्चुअली पहले ये जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो आसाम का पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो है स्टेटहुड को लेके काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि भैया हमें अलग से स्टेट बनाइए। फाइनली 1972 में जो है मणिपुर को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो पहले ही एक, मतलब ये आज़ादी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी के समय में ही नागालैंड, मणिपुर वगैरह, दे डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एज अ स्टेट। तो उसी समय से यहाँ पे इशू चल रहे थे। ठीक है, तो पहली बात तो नाराज़गी वहाँ से थी। उसके बाद 1960s में मेतीज ने मूवमेंट किया हमें सेपरेट स्टेट बनाइए। 1972 में हम लोगों ने सेपरेट स्टेट बना भी दिया। फिर 1980 में जो है वहाँ पे एक अलग से अफसपा लग गया, क्योंकि मूड वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया तो अब सरकार ने अफसपा लगा दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा नाराज़गी हो गई। एक तो यहाँ पे ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मणिपुर के अंदर नागा लोगों के बीच में और कुकीज़ लोगों के बीच में जो है वो है 36 का आंकड़ा। ये आपस में बहुत झगड़े होते हैं यहाँ पे, तो इंटर कम्युनिटी क्लैशेज होते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे कुकी मूवमेंट चली है। अब कुकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें कुकी लैंड चाहिए। जो नागा ट्राइब है वो कहते हैं कि हमें जो है एक नागा लिम चाहिए, कि जितने नागा वाले लोग हैं उनको एक बनाइए। कुकी वाले कहते हैं कि इनको एक बनाइए। तो दोनों के बीच में हो गए झगड़े शुरू, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा माहौल खराब हो गया। अब भारतीय गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, उन्होंने 2005 में जो है एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक अग्रीमेंट साइन किया, तो कुकी लोगों के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में। बाद में 2008 में फिर हम लोगों ने क्या किया, मणिपुर की सरकार के बीच में, कुकी के बीच में और आर्मी के बीच में जो है ट्रिपैरिएट अग्रीमेंट किया, मतलब तीनों लोगों ने मिलकर अग्रीमेंट किया। उस 2008 के बाद से इस अग्रीमेंट को हम लोग हर साल एक साल एक्सटेंड कर देते हैं, धीरे धीरे करके उसको एक्सटेंड करते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया है। तो मणिपुर में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग जल्दी ही इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जिसकी वजह से अभी जो कुकी जो ट्राइब हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। खैर ये तो हो गई पॉलिटिकल न्यूज़, तो आपको इसको तो काउंट नहीं करना है, ठीक है। कुछ स्कीम जो है हम लोगों ने चलाई है, नॉर्थ ईस्ट रूरल लिवलीहुड स्कीम प्रोजेक्ट अलग से आपके लिए बनाया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो बजट में या इकोनॉमिक सर्वे या फिर आपके जो करंट अफेयर के नोट्स होते हैं वहाँ से नॉर्थ ईस्ट को लेके कुछ जो चीज़ें हैं वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में आज फिर से इन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल दिया है। तो कल जो हम लोगों ने बात की थी वो सारा कुछ यही है, तो इसीलिए इसको करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पूरी तरह से रिपीटेड है, ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है दोस्तों, वो कहता है यूक्रेन वॉर। इट इज़ अबाउट द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर, इंडिया एज स्टैंड ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि भैया ना तो मैं आपके ग्रुप में हूँ ना ही मैं आपके ग्रुप में हूँ। देखिए जब 1947 के बाद, या आप ये कहिए कि 50 60 70s में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ यूएसए था, है ना, और दूसरी तरफ था रशिया। अब
या तो आप यूएसए के साथ चले जाइए या फिर आप रशिया के साथ चले जाइए। तो पूरा दुनिया जो है ना वो दो ग्रुप्स में बटा हुआ था, दो पावर्स के बीच में। मतलब ऐसा ना, एक तलवार, एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं आ सकती, कुछ कुछ उसी तरह का मामला था। तो इंडिया ने कहा कि भैया ना तो मैं यूएसए के ग्रुप में हूँ, ना ही मैं रशिया के ग्रुप में हूँ, मैं जो है न्यूट्रल रहूँगा। ठीक है। और इस मूवमेंट को कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये सोचने वाला देश सिर्फ इंडिया अकेला ही नहीं था। इसी तरह के 120 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ना तो हम यूएसए का ग्रुप का पार्ट बनेंगे, ना ही हम लोग रशिया का ग्रुप। तो मतलब इन दो बंदरों की लड़ाई में हम लोगों को नहीं फंसना है ना। हम अपना सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। तो हम लोगों ने अपना नॉन अलाइनमेंट ग्रुप अलग से बना दिया। इसकी जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी 1955 में बैंडोंग कॉन्फ्रेंस के अंडर में। बाद में जो प्रॉपर तरीके से अग्रीमेंट हुआ और शुरुआत हुई, वो हुई 1961 में बेलग्रेड के अंदर, जो कि यूगोस्लोवाकिया में है। ठीक है। तो यहाँ पे चार पांच बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन्होंने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया था। तब जाके जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो हो गई पूरी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात। अब प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत एडिटोरियल की होती है कि जब भी लड़ाई होती है, वॉर के समय में जो सरकारें होती हैं वो अपनी जनता से सच को छुपाती हैं। ऐसा ही सच 1971 में भी छुपाए गए, ऐसे ही सच 1962 में भी छुपाए गए। और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक, सरकारें कभी भी पूरी सच्चाई जनता को नहीं बताती हैं। तो आपको क्या लगता है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस चल रहा है, क्या यहाँ पे हमें सब कुछ सच्चाई बताई जाएगी? नहीं बताई जाएगी ना। तो हर कोई अपनी बात कर रहा है। रशिया अपनी बात कर रहा है। रशिया का कहना है कि मैंने यूक्रेन के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि नाटो जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था, और धीरे धीरे नाटो मेरे दरवाजे के ऊपर आ जाता। तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, और मेरे सिक्योरिटी कंसर्न थे। ऐसा कहना है रशिया का। ठीक है। वेस्टर्न कंट्री का कुछ और कहना है। उनका कहना है कि रशिया अग्रेसिव हो रहा है। जो ये पहले कंट्री रशिया का पार्ट हुआ करते थे, रशिया इनको दोबारा से हड़पना चाहता है। और ये रशिया की जो इंटेंशन है उनके ऊपर बहुत डाउट करता है शुरू से ही, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय से रशिया की हरकतें ही ऐसी रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेके। डाउट तो होना ही है। ये सारी सारी चीज़ें हुई। तो यूक्रेन ना दोस्तों वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगी जो कि एक सोवरेन और फ्री कंट्री है। तो इसका मतलब जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का भी उन्होंने उल्लंघन किया है, उसका वायलेशन किया है ना। लेकिन एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि देर अभी तो देखिए, हालांकि पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन के ऊपर मैं अटैक करूंगा और एक दो दिन के अंदर जो है काम खत्म हो जाएगा, मैं पूरी तरह से यूक्रेन को कैप्चर कर लूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 5-6 दिन होने को आए हैं, एक हफ्ता हो गया लगभग लगभग। अभी तक रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि देर सवेर यूक्रेन जो है के ऊपर रशिया अटैक कैप्चर कर ही लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर है यार रशिया तो। यूक्रेन के पास इतना हथियार वगैरह वो सब थोड़ी ना है। वो चीज़ें ये लोग कह रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया का क्या एंगल है वो थोड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, इंडिया जो है वो फंस गया है। एक तरफ जो है यूएसए है, जिसकी हम धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो रही है, खासकर मोदी जी के समय में। है ना, मोदी जी यूएसए को लेके काफ़ी ओपन माइंडेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग ओपन इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट करते हैं इंडिया में। तो मोदी जी के आने के बाद, खैर मोदी से भी थोड़ा सा पहले, लेकिन इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा यूएसए के साथ हमारी गहरी दोस्ती हो रही है। एक तरफ हमारा रशिया है जो कि हमारा पुराना मित्र है। हमारा जो पूरा डिफेंस सेक्टर है वो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। 90% से ज़्यादा जो हम लोगों के पास टोटल वेपन्स हैं अभी, वो रशिया से ही आते हैं। और रशिया सिर्फ हमें वेपन ही नहीं देता दोस्तों, रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी देता है ना, ब्रह्मोस के बारे में आपको पता ही है। और सिर्फ यही नहीं, रशिया ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। चाहे वो 1971 का वॉर हो। देखिए, 1971 वॉर के समय यूके और यूएसए के शिप्स इंडिया पे अटैक करने के लिए एक्चुअली इंडियन ओशन में पहुंच गए थे। वो तो भला हो रशिया का कि इंदिरा गांधी ने रशिया को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भैया मेरे ऊपर तो अटैक होने वाला है, क्या करूं? क्योंकि यूके और यूएसए दोनों को पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो रशिया ने बोला रुको बेटा, मैं अभी आया। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर रशिया की सबमरीन्स वो इंडियन वाटर्स में पहुंच गई थी। तो जब यूएसए और यूके वालों को पता चला भैया ये क्या हो गया, तो हमने सोचा ही नहीं था। तो उस समय एक तरफ जो है वो यूएसए की शिप थे, दूसरी तरफ यहाँ पे इंडिया था, और बीच में खड़ी थी रशिया की सबमरीन।
तो मतलब ऐसा है कि अगर मेरे दोस्त के ऊपर हमला करना है तो पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा माहौल उस समय रशिया ने क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन और जो यूके के शिप्स थे वो वापस चले गए थे। तो रशिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो कारगिल का मुद्दा हो, चाहे वो 370 आर्टिकल का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, हर मामले पे हम उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इस समय हम लोग फंसे हुए हैं ना, यूएसए के बीच में, रशिया के बीच में। तो ये इंडिया ने क्या किया यहाँ पे, तो इंडिया ने वही पॉलिसी जो कि नेहरू जी की पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, न्यूट्रल पॉलिसी, उसी को फॉलो किया है। तो चाहे सरकार जितना मर्जी गाली देती हो नेहरू जी को, लेकिन अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी के मामले में नेहरू जी की पॉलिसी को ही हम लोग फॉलो करते हैं, जिसे हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। और इसी का कारण है कि इस समय यूक्रेन के अंदर इंडियन के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ अ न्यूट्रल कंट्री। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर अगले हफ्ते में 10 दिन के अंदर अगर यूक्रेन के ऊपर बहुत गंदे, देखिए अभी रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक तो कर रहा है, लेकिन उसकी आम जनता को बहुत ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते, कि रशिया यूक्रेन की आम जनता को भी टारगेट करना लगे, सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट करना लगे, तो क्या उस समय भी इंडिया न्यूट्रल पोजीशन कायम करेगा या फिर यूक्रेन का साथ देगा यूनाइटेड नेशन के अंदर? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, और फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे मोड़ लेती है। ये था दोस्तों आज का पूरा आर्टिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन जिन बच्चों को हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं, 30 अप्रैल से शुरू होने वाला है। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, इसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।